आफ्टरनून स्टूडेंट, हम लोगों को यहाँ पर फाइंड करना है वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, हमने उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के हम उसको रोटेट करा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि इस डाइपोल को रोटेट कराने में कितना अमाउंट ऑफ वर्क हमें यहाँ पर करना पड़ा। हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि इनिशियल में इस डाइपोल की पोजीशन ये थी, हमने इस पर वर्क अप्लाई किया। वर्क अप्लाई करने पर हमने सपोज कर लिया कि इसकी फाइनल पोजीशन यहाँ पर आ गई। देन हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि यहाँ पर एक स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहा है डी थीटा। तो अगर मैं इस स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए वर्क डन फाइंड करूँ तो वर्क डन आ जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी थीटा। लेकिन ये वर्क डन सिर्फ किसके लिए है? स्मॉल डिफ्लेक्शन के लिए। अगर मुझे यहाँ टोटल वर्क डन फाइंड करना हो तो दोनों साइड हम क्या ले लेंगे? इंटीग्रेशन। देन यहाँ से टोटल वर्क डन आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले लेंगे? फ्रॉम 0 टू थीटा। क्यों? क्योंकि इनिशियल में यहाँ पर डिफ्लेक्शन 0 था, जब यहाँ पर फाइनल डिफ्लेक्शन हुआ तो कितना एंगल क्रिएट हुआ? थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? फ्रॉम 0 टू थीटा। देन हम यहाँ पर पुट करा देंगे टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। देन W इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा। यहाँ पर पी ई कॉन्स्टेंट है तो कहाँ जाएगा? इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू बचेगी इंटीग्रेशन 0 टू थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। देन W इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी पी ई माइनस कॉस थीटा लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा। माइनस साइन को बाहर निकाल लो। देन W इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा लिमिट फ्रॉम 0 टू थीटा। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट करा देंगे। लिमिट हमेशा पुट होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देन W इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी पी ई, अपर लिमिट पुट कराएंगे तो कॉस थीटा माइनस लोअर लिमिट आ जाएगी थीटा की प्लेस पर 0। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पुट करा दो। देन W इक्वल्स टू माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1। माइनस के साइन से अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो जो साइन की पोलैरिटी है वो चेंज हो जाएगी। हैंस वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू आ जाएगी पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्रम आता है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किन्हें बोलते हैं? सपोज कर लो कि सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज मूव होने के लिए फ्री है। सपोज ये एक चार्ज है और ये चार्ज क्या है? मूव होने के लिए फ्री है। फॉर एग्जांपल आपसे ले लेते हैं कि सपोज आप हो और आप पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तो आपका जो मन आएगा आप वो पाथ फॉलो करोगे। आपको सही पाथ फॉलो करना है तो आप सही पाथ फॉलो करोगे, अगर आपको रॉन्ग पाथ फॉलो करना है तो आप रॉन्ग पाथ फॉलो करोगे। सिमिलरली मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया कि सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज मूव करने के लिए फ्री है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसे बोलेंगे कि द पाथ फॉलोड बाय ए फ्री पॉजिटिव चार्ज व्हेन इट मूविंग इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कहने का मीनिंग यहाँ पर लिख देता हूँ डेफिनेशन, द पाथ followed by a freely moving positive charge when it placed in electric field। कहने का मीनिंग कि कोई भी एक फ्रीली मूविंग चार्ज है तो उस फ्रीली मूविंग चार्ज मूव करने के लिए जो एक पाथ को फॉलो करता है उसी के पाथ को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी कर्व होती है। अब इसके लिए कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें आता है प्रॉपर्टीज
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। कहने का मीनिंग कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पर एंड होती है। हमने सपोज कर लिया कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर एंड होंगी। सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर एंड होंगी। सेकंड आती है इसकी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेडिंग इन नेचर। कहने का मीनिंग कि अगर सपोज कहीं पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस सिंगल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उस चार्ज से स्प्रेड होती हुई या फिर दूर जाते हुए अपीयर होंगी। कहने का मीनिंग सपोज आप लोगों ने अगर कोई फाउंटेन देखा हो तो उस फाउंटेन से जिस तरीके से वाटर निकलता है उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज इज स्प्रेडिंग इन नेचर, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि स्प्रेडिंग आउटवर्ड इन नेचर। थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज कन्वर्जिंग इन नेचर। कहने का मीनिंग कि सपोज अगर कोई नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से होंगी जैसे कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस पॉइंट पर आके ख़त्म हो रही हैं या फिर उस पॉइंट पर आके कन्वर्ज हो रही हैं। नेक्स्ट आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डेंसर नियर द चार्ज एंड रेयर अवे फ्रॉम द चार्ज। कहने का मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज के पास में बहुत डेंसर होती हैं, डेंसर मतलब एक दूसरे के पास पास होती हैं, लेकिन जैसे ही उनसे चार्जेस की डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो ये रेयर होती जाती है। कहने का मीनिंग इनके बीच में गैप भी इंक्रीज होता जाता है। नेक्स्ट आती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी बोलती है द टेंजेंट ड्रॉन on electric field lines is provide the direction of electric field intensity at that point। फिर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, द टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स at any point is provide the direction of electric field intensity at that पॉइंट। कहने का मीनिंग कि सपोज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ की जाए। टेंजेंट किसे बोलते हैं कि वो लाइन जो किसी भी लाइन को या किसी भी कर्व को एक सिंगल पॉइंट पर टच करे तो उसी को ही क्या बोला जाता है, टेंजेंट। यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी भी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। सपोज कर लिया मैंने कि सपोज मैंने यहाँ पर कोई टेंजेंट ड्रॉ की तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अगर मैंने टेंजेंट यहाँ पर ड्रॉ की तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर किसी पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दी जाए तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट और कट और टच ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इलेक्ट्रिक
field lines never cuts each other। कहने का मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को ना तो कट करती हैं, ना टच करती हैं, ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इसका रीज़न समझ लो। मैंने अगर सपोज कर लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हमने मान लिया कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टू टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है। फर्स्ट टेंजेंट इस कर्व पर, तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होनी चाहिए। सेकेंड टेंजेंट इस कर्व पर ड्रॉ हो सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये हो सकती है। लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी में ये प्रॉपर्टी होती है कि एक सिंगल पॉइंट पर किसी भी वेक्टर की टू डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस कंडीशन पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर टू टेंजेंट ड्रॉ हो सकती हैं, जो कि उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टू डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट आता है गॉस थ्योरम। उसके पहले समझते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व किसे बोलते हैं? जो कि कंप्लीटली क्लोज्ड हो। अब मैंने इस क्लोज्ड कर्व को किसी भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। ये यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है। अब जरा मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्लोज्ड कर्व से पास हो रही है, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस कर्व से पास हो रही है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है। इसकी डेफिनेशन क्या आती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular to a closed curve is called electric flux। कहने का मीनिंग किसी भी क्लोज्ड कर्व से जितनी परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं, उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर्स को ये क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। अगर मैं इसका फॉर्मूला निकालूं तो इसका फॉर्मूला होता है, मैंने अगर सपोज कर लिया कि सपोज ये एक क्लोज्ड कर्व है, देन इसका टोटल सरफेस एरिया एस है, तो यहाँ से फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा फाई ई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। क्या जाएगा? फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी एस। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर दोनों का एक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से क्या जाएगा? फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट डी एस एंड यहाँ पर फाई ई एक स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पर एक टर्म समझ लो, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के बेसिकली 3 टाइप होते हैं। पहला टाइप आप लोगों ने पढ़ा होगा इनडेफिनेट या फ्री इंटीग्रेशन, दूसरा पढ़ा होगा आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन, और थर्ड होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन।
ये दोनों आप पढ़ चुके हैं। फ्री इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सपोज ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो आप लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया होगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, इस फॉर्मूले पर। और यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं बोला गया है कि इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो इस टाइप के जितने भी इंटीग्रेशन होते हैं इनको बोला जाता है फ्री इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर इन केस आपको इंटीग्रेशन में डिफाइन कर दे कि इंटीग्रेशन आपको कहाँ से कौन सी लिमिट तक यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर बोल दिया जाए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक बोल दे कि 0 to 2, मतलब हमें x की उस वैल्यू के लिए इंटीग्रेशन करना है जो कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, फ्रॉम 0 to 2, 0 से लेके 2 तक वेरी करता है, उस वैल्यू तक हमें इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो उस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट थर्ड आता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन। क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मीन थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस पर बेस्ड हमारे अप्रोक्सीमेटली 20 to 23 ग्रेजुएशन। सपोज कर लिया कि सपोज ये एक क्लोज सरफेस, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन कट करूं तो मैं इसको बोलूंगा डिफरेंशियल पोर्शन। किसी भी वैल्यू में से अगर मैं स्मॉल पोर्शन को ले लूं तो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल पोर्शन। लेकिन मैंने यहाँ पर लिख दिया डिफरेंशियल पोर्शन ऑफ ds, मतलब कि अब ये किस ds फॉर सरफेस एरिया। ये जो मैंने सरफेस एरिया लिखा है ये सिर्फ किसका सरफेस एरिया है, इस स्मॉल डिफरेंशियल पोर्शन का। लेकिन अगर मैं इसी स्मॉल डिफरेंशियल पोर्शन के आगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं तो ये बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। कहने का मीनिंग, आपको कोई भी स्मॉल डिफरेंशियल पोर्शन गिवन हो, अगर उस स्मॉल डिफरेंशियल पोर्शन के आगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन लग जाए तो वो क्लोज्ड इंटीग्रेशन बन जाएगा टोटल वैल्यू बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमको यहाँ पर एक स्फीयर गिवन है। सपोज हमने यहाँ पर एक स्फीयर ले लिया, इसकी रेडियस स्मॉल r, मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशियल पोर्शन को कट कर लिया ds, देन मैंने यहाँ पर लिखा ds। लेकिन मैं अगर अभी तो ये सिर्फ किसका सरफेस एरिया है, इस डिफरेंशियल पोर्शन का सरफेस एरिया है, लेकिन मैं अगर इसके आगे क्लोज इंटीग्रेशन टर्म यूज कर लूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। और स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब देखो यहाँ से कितना बड़ा चेंज आ गया, यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा था ds, मैंने इसके आगे क्या लगा दिया क्लोज इंटीग्रेशन, तो ये यहाँ पर क्या बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 4 पाई r स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। यहाँ से क्लोज इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट होता है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a closed surface is 1 upon epsilon 0 times of total charge present on it। क्या होता है इसका स्टेटमेंट, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए क्लोज्ड सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। कहने का मीनिंग, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के साथ में अटैच होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस पर प्रेजेंट टोटल चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। फिर से समझ लो, किसी भी
क्लोज्ड सरफेस के साथ में लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस पर प्रेजेंट टोटल चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होता है। हमने अगर सपोज कर लिया कि सपोज ये एक क्लोज्ड सरफेस है और इस पर टोटल चार्ज प्रेजेंट है स्मॉल q, तो यहाँ से अगर मैं निकालूं इसके साथ में अटैच फ्लक्स किया जाएगा phi e इक्वल्स टू q/ε0। इसी को हम थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं कि सपोज ये एक क्लोज सरफेस है, क्लोज रेक्टेंगुलर है, यहाँ पर चार्ज q1 है, यहाँ पर चार्ज q2 है, यहाँ पर चार्ज q3 है और यहाँ पर चार्ज q4 है। तो हमारा स्टेटमेंट क्या बोलता है? हमारा स्टेटमेंट बोलता है कि द टोटल फ्लक्स लिंक विथ ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। किसी भी सरफेस के साथ में लिंक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पर प्रेजेंट टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसका मीनिंग अगर हमें किसी भी सरफेस के साथ में अटैच्ड फ्लक्स निकालना हो तो सबसे पहले हमें उस पर प्रेजेंट टोटल चार्ज फाइंड करना होगा। अब जरा ध्यान से देखो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। चार्ज कैसा होता है? एडिटिव इन नेचर होता है। तो अगर मैं इस क्लोज सरफेस पर टोटल चार्ज फाइंड करूं, यहाँ पर टोटल चार्ज आ जाएगा q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4। और स्टेटमेंट क्या बोलता है कि टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई, इसके साथ में अटैच्ड होने वाला फ्लक्स आ गया हमारा q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4/ε0। नेक्स्ट आता है हमारा एक क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक रेक्टेंगल है या फिर एक स्क्वायर है जिसकी ईच साइड इक्वल है और यहाँ पर टोटल चार्ज प्रेजेंट है q। देन ये इसकी साइड हो गई 1, ये सेकंड साइड हो गई, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। हमको यहाँ पर फाइंड करने को बोल दिया जाए कि फाइंड द फ्लक्स लिंक विथ ईच सरफेस। किसी भी एक सरफेस के साथ में अटैच्ड फ्लक्स की वैल्यू का हमें फाइंड करना है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? फाइंड फ्लक्स लिंक विथ ईच सरफेस। ईच सरफेस के साथ में हमें अटैच होने वाले फ्लक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर जितना सरफेस एरिया इसका होगा उतना इसका होगा, इतना इसका होगा, उतना इसका होगा। मैंने सपोज कर लिया कि इसके साथ में अटैच होने वाला फ्लक्स phi1 है, तो इसके साथ में भी अटैच होने वाला फ्लक्स phi1 होगा, इसके साथ में भी अटैच होने वाला फ्लक्स phi1 होगा और इसके साथ में भी अटैच होने वाला फ्लक्स phi1 होगा। तो अगर मैं टोटल फ्लक्स सपोज कर लूँ, टोटल फ्लक्स इज phi, तो यहाँ से phi इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी फ्लक्स लिंक विथ फर्स्ट सरफेस प्लस फ्लक्स लिंक विथ सेकेंड सरफेस प्लस फ्लक्स लिंक विथ थर्ड सरफेस प्लस फ्लक्स लिंक विथ फोर्थ सरफेस। चारों सरफेसेस से पास होने वाला फ्लक्स सेम होगा। देन सबको ऐड करा दूं तो यहाँ पर phi इक्वल्स टू आ जाएगा 4 × phi1। लेकिन फ्रॉम गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हमें पता है कि phi इक्वल्स टू होता है q/ε0। वैल्यू पुट करा दो तो q/ε0 इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 4 phi1। देन हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है? phi1। तो यहाँ से हैंस phi1 इक्वल्स टू q/4/ε0। यहाँ से क्या आ गया हमारा? एक सरफेस के साथ में लिंक होने वाला फ्लक्स फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट आता है डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम या फिर प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। जो हम लोगों ने गॉस थ्योरम के स्टेटमेंट पढ़ा है phi इक्वल्स टू q/ε0, हमें इसको डेरिवेट करना है। हम यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ ऑफ
गॉस थ्योरम। हमने सपोज कर लिया कि सपोज ये एक स्फीयर है, हमने इस स्फीयर पर एक डिफरेंशियल पोर्शन कट कर लिया, इसकी रेडियस मैंने सपोज कर ली स्मॉल r है। अब यहाँ पर डिफरेंशियल पोर्शन कट किया तो मैंने सपोज कर लिया कि इसी डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर है ds और इसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देन अगर मैं इस डिफरेंशियल पोर्शन के साथ में अटैच्ड होने वाला फ्लक्स निकालूं, मैं यहाँ फाइंड करूंगा फ्लक्स लिंक विथ ds। अगर मैं इस डिफरेंशियल पोर्शन के साथ में अटैच होने वाला फ्लक्स निकालूं, तो ये डिफरेंशियल पोर्शन है तो इसके साथ में जो फ्लक्स अटैच होगा वो भी डिफरेंशियल होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डी फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट ds। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, वेक्टर ई डॉट एस होता है टोटल फ्लक्स का, लेकिन हम यहाँ पर अभी डिफरेंशियल पार्ट ले रहे हैं। यहाँ पर वैल्यू क्या जाएगी डी फाई ई इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट ds। ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको ओपन करा दो, इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से ओपन कराओ, देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी डी फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस कॉस जीरो। क्यों, दोनों सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू जीरो होगी, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। पुट करा दो डी फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू डी एस। लेकिन अभी हमने जो डिफरेंशियल पोर्शन कट किया है, ये डिफरेंशियल पोर्शन से पास होने वाला फ्लक्स है, हमें क्या चाहिए टोटल फ्लक्स। तो हम यहाँ पर दोनों साइड ले लेंगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन, देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी टोटल फ्लक्स हम फाइंड करेंगे। टोटल फ्लक्स इक्वल्स टू दोनों साइड इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एस। देन क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई यहाँ पर बन जाएगा फाई ई, क्लोज इंटीग्रेशन के आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर निकल के आ जाएगी, अंदर बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। अब मैंने अभी आपको बताया था कि सपोज अगर इन केस किसी भी डिफरेंशियल पोर्शन के आगे क्लोज्ड इंटीग्रेशन लग जाए तो उसका मीनिंग होता है कि हमें अब वो टोटल वैल्यू लेनी है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर पुट करा सकते हैं क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू s इक्वल टू क्या जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, और ये क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ये क्या बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। देन यहाँ से वैल्यू आ जाएगी फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से हम ई की वैल्यू पुट करा देंगे। हमने इसका फॉर्मूला निकाला था ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कराओ, यहाँ से फाई ई इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो सिर्फ वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पर वैल्यू बचेगी फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या गया हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ। फिर से इसको समझ लो, हमें यहाँ पर क्या बोला गया था, हमें यहाँ पर प्रूफ करना था गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम का प्रूफ क्या है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि ये एक स्फेरिकल क्लोज्ड सरफेस है। मैंने यहाँ पर एक डिफरेंशियल पोर्शन को कट किया, डिफरेंशियल पोर्शन ले लिया ds, या डिफरेंशियल एरिया ले लिया मैंने ds, और तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा सरफेस के। और मैंने सपोज कर लिया जिस डायरेक्शन में हमारा एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। देन अब मैं यहाँ पर लिखूंगा फ्लक्स लिंक विद दिस डिफरेंशियल पोर्शन ds। इस डिफरेंशियल पोर्शन ds से पास होने वाला फ्लक्स, वैल्यू आ जाएगी डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds।
ये स्केलर प्रोडक्ट है, इसको ओपन करा दो ए बी कॉस थीटा से, देन डी फाई ई इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी ई डी एस कॉस जीरो। कॉस जीरो की वैल्यू 1, क्यों यहाँ पर थीटा जीरो होगा क्योंकि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। लेकिन अभी हमने ये जो फ्लक्स फाइंड किया है, ये फ्लक्स सिर्फ इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट से पास होने वाला फ्लक्स है। हमें क्या चाहिए? टोटल फ्लक्स। तो दोनों साइड क्लोज्ड इंटीग्रेशन ले लेंगे, देन टोटल फ्लक्स आ जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट टर्म है, क्लोज इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई यहाँ पर फाई ई में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अगर ध्यान से देखो, ये लिखा है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। मैंने बोला था कि किसी भी डिफरेंशियल क्वेश्चन के आगे अगर क्लोज इंटीग्रेशन लग जाए तो वो टोटल वैल्यू बन जाएगी। अब ये लिखा है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, मतलब इसका मतलब क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और स्फीयर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस जगह पर पुट करा दिया 4 पाई आर स्क्वायर। देन फाई ई इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देन इसके बाद हम वैल्यू पुट करा देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। पुट कराई वैल्यू तो फाई E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया। देन यहाँ पर वैल्यू क्या बचेगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर फाई E इक्वल्स टू वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।